हाय। तो हमने अब तक एड्रीनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं। इसमें एड्रीनर्जिक ड्रग्स को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई किए थे। डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग। और डायरेक्टली एक्टिंग जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स थे उससे फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करा गया था, कैटेकोलामाइन्स एंड नॉन कैटेकोलामाइन्स। और कैटेकोलामाइन्स जो ड्रग्स थे उनको 2 पार्ट में फिर से क्लासिफाई करे थे, इंडोजीनस कैटेकोलामाइन्स एंड एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन्स। इंडोजीनस कैटेकोलामाइन्स में एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन ड्रग्स आ रहे थे। तो हम एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को। तो एड्रेनालिन जो ड्रग हो जाता है, इट्स अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 पे एक्ट करते हैं। मीन्स नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे एक्टिंग ड्रग्स हो जाते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन है जो हाई डोज में अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे थे और एक जो वैसोकंस्ट्रिक्शन काउज करके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे। वेयर एज लो डोज में एड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे थे और बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करने के बाद एड्रेनालिन वैसोडाइलेशन काउज करके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे। मीन्स एड्रेनालिन ब्लड प्रेशर की इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। इसी को हम लोग बाइफेजिक रिस्पॉन्स कह रहे थे और इसी को हम लोग डेल्स फेनोमेनन भी कहते हैं। वेयर एज नॉरएड्रेनालिन के बारे में बात करें तो नॉरएड्रेनालिन अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 यही जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं, इन पे ही केवल नॉरएड्रेनालिन जो वर्क करते हैं। नॉरएड्रेनालिन जो अल्फा 1 पे एक्ट करके वैसोकंस्ट्रिक्शन काउज करके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे। बीटा 1 जो रिसेप्टर है उस पर नॉरएड्रेनालिन वर्क करके कार्डियक जो आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करने का काम कर रहे थे। मीन्स ओवरऑल मीन आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज करने का काम नॉरएड्रेनालिन कर रहे थे। बट नॉरएड्रेनालिन है कि जो बाइफेजिक रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहे थे। मीन्स ये केवल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, जबकि एड्रेनालिन है कि जो बाइफेजिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसको हम लोग डेल्स फेनोमेनन से बात किया। नॉरएड्रेनालिन है कि जो वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल जो फेनोमेनन है वो फेनोमेना है कि जो शो नहीं करते हैं। वेयर एज एड्रेनालिन वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल फेनोमेनन शो करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ डोपामाइन। तो डोपामिन जो हो जाता है एक प्रिकर्सर होता है नॉरएड्रेनालिन का। डोपामिन इज द ड्रग दैट इज गोइंग टू द प्रिकर्सर of noradrenaline, and it's going to act on both dopaminergic and adrenergic receptors। डोपामिनर्जिक में D1, D2 और D3, D4, D5 रिसेप्टर्स हो जाते हैं, बट मेनली इसका जो एक्शन होता है D1 रिसेप्टर पे वो हम लोग देखते हैं। और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में ये बीटा 1, अल्फा 1 रिसेप्टर पे जो वर्क करते हैं। डोपामिन को कैसे दिया जाता है? देन इट्स गिवन थ्रू कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन। डोपामिन को कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू ही दिया जाता है। और यही तरीका था एड्रेनालिन को ही देने का। एड्रेनालिन को हम कभी भी एड्रेनालिन नहीं, नॉरएड्रेनालिन को कभी भी सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली नहीं दिया जाता, बिकॉज दे कैन कॉज नेक्रोसिस। तो नॉरएड्रेनालिन को हमेशा आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू ही दिया जाता है। तो अब हम डोपामिन के एक्शंस को देखते हैं। डोपामिन का जो एक्शन हो जाता है इट्स अ डोज डिपेंडेंट एक्शन। तो डोज डिपेंडेंट एक्शन में व्हेन लो डोज ऑफ डोपामिन जब हम देते हैं, दैट इज 0 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जब देते हैं, देन इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द D1 रिसेप्टर्स। और D1 रिसेप्टर एक्ट करने के बाद इट्स गोइंग टू इंक्रीज रेनल ब्लड फ्लो, और इसी कारण से इसको हम लोग यूज ओलिगोरिया में करते हैं। तो D1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हो जाता है? D1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन रेनल, मेजेंटिक एंड कोरोनरी बेड्स। तो लो डोज में जो वैसोडाइलेशन काउज करता है डोपामिन by acting on D1 receptors in renal, mesenteric and coronary beds। मीडियम डोज में 2 to 10 ग्राम पर केजी पर मिनट, in medium dose 2 to 10 microgram per kg per minute, it is going to act on the beta 1 receptor and it increases the cardiac output
force of contraction, and it increases the ejection fraction. डोपामीन डज नॉट काउज टैकीकार्डिया। डोपामीन है जो हार्ट रेट होता है उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। जब डोपामीन को हायर डोज में दिया जाता है देन इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर एंड इट्स गोइंग टू कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन एंड बीपी इंक्रीजेस। ये है कि ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, देन इंक्रीज कर देता है। डोपामीन जो होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, इसी कारण से इसमें कोई भी सीएनएस इफेक्ट है जो अपने को देखने को नहीं मिलता है। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय CONT एंड MAO एंजाइम्स, कैटाकोल, ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम से ये जो क्या होते हैं देन ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। अब यूजेज के बारे में बात करते हैं। डोपामीन का यूज कहाँ कहाँ पे यूज़ करा जाता है। देन डोपामीन का मेनली यूज़ करा जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक हाइपोवोलेमिक एंड सेप्टिक शॉक। तो व्हाट्स द रीज़न डोपामीन जो हो जाते हैं नॉर्मली यूज़ करा जाता है इसलिए कि डोपामीन जो होता है जहाँ पे मेनली रेनल डिसफंक्शन देखने को मिल जाता है, लो कार्डियक आउटपुट रहते हैं, वहाँ पे मेनली डोपामीन को यूज़ करा जाता है। बिकॉज जो D1 रिसेप्टर्स हैं डोपामीन के, डोपामीन है एक्ट करते हैं D1 रिसेप्टर्स पे, और D1 रिसेप्टर्स जो रेनल किडनी में प्रेजेंट होते हैं, इट्स आर गोइंग टू कॉज वैसोडाइलेशन ऑफ रेनल। वैसोडाइलेशन करने के बाद रेनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। और दूसरा जो डोपामिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। इसी कारण से हम लोग डोपामीन को मेनली यूज करते हैं। फर्दर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बात करें हम लोग, इन डोपामीन में मेनली पल्पिटेशन, एंजाइना, हेडेक और सडन इंक्रीमेंट इन बीपी, ये कुछ है जो अपने को एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो देखने को मिल जाते हैं। तो जो ब्यूटामीन के बारे में बात करें ये भी एक डेराइवेटिव हो जाता है ऑफ डोपामीन एंड इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स बीटा 1। मेनली ये बीटा 1 एगोनिस्ट होता है बट इट कैन आल्सो एक्ट ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर में मेनली इट्स गोइंग टू स्टिमुलेट मसल्स देन नोड्स, इसी कारण से इट्स गोइंग टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग हार्ट रेट। इसीलिए हम लोग डोपामीन को प्रीफर करते हैं इस प्रीफर्ड ओवर इसी कारण से डोपामीन को प्रीफर हम लोग करते हैं इन कार्डियोजेनिक शॉक ओवर डोपामीन, बिकॉज ये मेनली जो मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं दैन नोड्स मीन्स ऐसे नोड या एवी नोड को ये उतना स्टिमुलेट नहीं करते हैं और हार्ट रेट को जो इंक्रीज नहीं करते हैं। ब्यूटामीन को कहाँ कहाँ यूज करा जाता है मेनली, इट्स मेनली यूज इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब हम लोग बात करते हैं फिनॉल डोपाम के बारे में। फिनॉल डोपाम जो होता है सेलेक्टिव D1 एगोनिस्ट हो जाता है जो अल्फा 2 भी एगोनिस्ट होता है। फिनॉल डोपाम मेनली सेलेक्टिव D1 और अल्फा 2 एगोनिस्ट हो जाते हैं। इट है प्रेजेंट इन D1 रिसेप्टर है जो किडनी और मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स में मेनली प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसका हम लोग को एक्शन क्या क्या देखने को मिल जाता है फिनॉल डोपाम रिसेप्टर्स का। देन D1 रिसेप्टर्स जो रेनल ब्लड वेसल्स में होते हैं इट्स गोइंग टू कॉज vasodilation of renal vessels and it increases the renal blood flow and GFR. D1 रिसेप्टर पे जब फिनॉल डोपाम एक्ट करते हैं इट्स गोइंग टू डायलेट द मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स एंड इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। और जो फिनॉल डोपाम हो जाते हैं इसको मेनली IV इन्फ्यूजन के थ्रू ही यूज करा जाता है। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके जो फिनॉल डोपाम हो जाते हैं ये जो D1 और अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं। देन अल्फा 2 रिसेप्टर पर जब फिनॉल डोपाम एक्ट करते हैं
It are going to decrease the noradrenaline and it further decreases BP. तो इसको कहाँ पे यूज़ करा जाता है? मेनली इट्स यूज इन हाइपर टेंशन। इसको मेनली हाइपर टेंशन में यूज़ करा जाता है, सीवियर हाइपर टेंशन में, और इसको जो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू जो दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे ड्रग के बारे में, दैट इज आइसोप्रिनालिन, जिस जो मेनली है जो बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, और जो अल्फा रिसेप्टर पे इसका कोई भी एक्शन है जो देखने को नहीं मिलता है। Whenever isoprenaline acts on the beta 1 receptor, it is going to increase the heart rate, conduction and force of contraction. Whereas यही isoprenaline जब बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, then it's going to cause vasodilation and bronchodilation. लेकिन जो आइसोप्रिनालिन होते हैं इसको हम लोग एस्थमा में यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो हार्ट रेट को जो इंक्रीज करते हैं। और एक जो इसका एडवर्स इफेक्ट आइसोप्रिनालिन का क्या देखने को मिल जाता है, देन आइसोप्रिनालिन का मेनली एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलता है। इट्स गोइंग टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरिथमियाज, एंजाइना एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि ये हार्ट रेट को जो इंक्रीज कर रहे हैं, इसी कारण से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को भी एक जो इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो हम लोग अब एक क्वेश्चन देखेंगे। अब तक के वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो आपको बताना है सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो कंडीशन क्या है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आप भी देखिए, पढ़िए, सुनिए और कोशिश करिए कि आप कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। A 28-year-old male presents to the emergency with diarrhea, disorientation and vomiting for 2 days. Vitals shows BP of 80 by 60 mm of Hg and a heart rate of 115 beats per minute. He had burns of third degree on the left leg, for which he was managed and discharged 15 days ago. On examination, there is a fall discharge on the burn site. Which of the following drugs will be suitable in this condition? तो मैं आपको बताता हूँ, ये कंडीशन है कि जो एक शॉक का है। तो आपको सबसे पहला चीज़ ये है कि पहचानना है ये शॉक है कौन सा। तो मैं अब बता देता हूँ, ये है कि जो सेप्टिक शॉक का कंडीशन है, बिकॉज बर्न का है। आगे मैं और भी डिटेल से जो बताऊँगा कि ये सेप्टिक शॉक का कंडीशन कैसे है। यहाँ पे है कि जो कुछ वर्ड्स में मिस्टेक हैं, तो आप उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। जैसे कि मैनेज्ड है, उसके स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो क्वेश्चन के बेसिस पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पेशेंट पार्टिकुलर्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे पेशेंट जो था, इट्स 28-year-old, और पेशेंट का जो क्लिनिकल फीचर्स थे, सिम्टम्स थे, वो डायरिया, डिसओरिएंटेशन, मीन्स अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और वोमिटिंग का है। वाइटल्स उसके 80 by 60 mm ऑफ Hg, इट मीन्स हाइपोटेंशन का कंडीशन उसमें है हाई। और ऐसा ही जो कंडीशन होता है हाइपोटेंशन का, इसको हम लोग शॉक बोल सकते हैं। हार्ट रेट यहाँ पे एक जो 115 बीट्स पर मिनट का है, मीन्स इट्स द कंडीशन ऑफ टैकीकार्डिया। और यहाँ पे एक जो हिस्ट्री थर्ड डिग्री बर्न ऑन लेफ्ट लेग है। तो बर्न के बारे में मैं बता दूँ, तो बर्न 3 तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। जब स्किन का जो 3 लेयर होते हैं, तीनों के तीनों जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसको हम लोग थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। और एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे फॉल डिस्चार्ज एट द बर्न साइट है कि जो देखने को मिल जाते हैं, एग्जामिनेशन या कुछ भी हम लोग बोले। और ये है कि जो फॉल डिस्चार्ज है जो बर्न साइट पे है, इट्स इंडिकेटिंग अबाउट द सीवियर इन्फेक्शन। और यहाँ से हम लोग अगर डायग्नोज करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल द सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स, इट्स द कंडीशन ऑफ सेप्टिक शॉक। तो अब हम लोग कैसे है कि जो बोल रहे हैं कि पेशेंट को सेप्टिक शॉक है, वी आर गोइंग टू जस्टिफाई इट।
देन पेशेंट हैड नोन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे जो पेशेंट है उसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, देन ये जो नोन है, जिसके कारण ही जो वोमिटिंग और डायरिया अपने को देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या, देन ही जो मेंटल कन्फ्यूजन यानी कि डिसओरिएंटेशन वाला जो स्टेट है उसको मेंटल कन्फ्यूजन है, वो एक जो ब्रेन हाइपोपरफ्यूजन से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है हाइपोपरफ्यूजन, देन जो ब्रेन में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये आ जाता है हाइपोटेंशन के कारण, जिसे हम शॉक बोल रहे हैं। और यहाँ पे हार्ट ट्राइज टू कंपनसेट जो हाइपोटेंशन का जो कंडीशन है, ब्लड प्रेशर को हार्ट मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। देन यहाँ पे एक जो इंक्रीज्ड हार्ट रेट मीन्स यहाँ पे टैकीकार्डिया का अपने को कंडीशन एक जो देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको अब एक जो क्वेश्चन है जो उसका आंसर बता देता हूँ। द ड्रग डैट वी आर गोइंग टू यूज हेयर इट्स अ नॉरएपिनेफ्रिन। तो व्हाट्स द रीजन, देन द रीजन इज दैट नॉरएपिनेफ्रिन जो अल्फा 1 एगोनिस्टिक और बीटा 1 एगोनिस्टिक भी होता है, अल्फा 2 एगोनिस्टिक भी होता है, बट अल्फा 1 एगोनिस्टिक जो प्रॉपर्टी होता है वो यहाँ पे अल्फा 1 एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी प्रायोरिटी में होता है। तो अल्फा 1 पे एक्ट करने के कारण यहाँ पे एक जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स का बीपी को रिस्टोर करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा एक जो बीटा 1 पे जो एक्ट करता है ये ड्रग, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको एक जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है विदाउट इंड्यूसिंग एक्सेसिव टैकीकार्डिया। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन गाइडलाइंस नॉरएपिनेफ्रिन इज द फर्स्ट लाइन वैसोप्रेशर ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक। यहाँ पे अगर हम सेप्टिक शॉक डायग्नोज कर लिए हैं तो मोर एंड मोर चांसेज है यहाँ पे भी नॉरएपिनेफ्रिन ही दिया जाएगा। अदर ऑप्शंस के बारे में भी एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डब्यूटामीन है अदर ऑप्शन पे, तो डब्यूटामीन जो होता है बीटा 1 एगोनिस्टिक और माइल्ड बीटा 2 एगोनिस्टिक होता है। तो बीटा 1 एगोनिस्टिक के कारण यहाँ पे हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे टैकीकार्डिया तो ऑलरेडी है, तो डब्यूटामीन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, वैसोडाइलेशन करता है, ये एक जो और भी ज़्यादा बीपी को डिक्रीज कर देगा। देन ये एक जो सबसे पहला वैसोडाइलेशन के कारण ही इसको हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। डब्यूटामीन जो होता है एक तरह का आइनोट्रॉप होता है, ये कोई वैसोप्रेशर नहीं होता। अब हम लोग अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज डोपामीन। तो डोपामीन का जो एक्शन अपने को देखने को मिलता है इट्स अ डोज डिपेंडेंट एक्शन। तो डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है वो कैसा अपन देखते हैं, जब लो डोज होता है देन ये एक जो D1 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, रेनल आर्टरीज मेजेंट्रिक आर्टरी यहाँ पे जो वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। जब मीडियम डोज होता है देन जो बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को इंक्रीज करते हैं। और जब हाई डोज में यूज़ करा जाता है डोपामीन को देन ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और वैसो कंस्ट्रिक्शन काउज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्लियर जो डोपामीन था उसको फर्स्ट लाइन के रूप में यूज़ करते थे, बट अब ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के रूप में सेप्टिक शॉक में यूज़ नहीं करा जाता है, क्योंकि ये टैकीकार्डिया जो टैकी एरिथमिया है उसके चांसेस उसके रिस्क को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ये जो डोपामीन को अभी भी यूज करा जा सकता है इन पेशेंट्स विथ कंडीशंस ऑफ ब्रैडीकार्डिया। फेनोल डोपाम जो हो जाता है ये D1 एगोनिस्टिक ड्रग होते हैं, और D1 चूँकि जो रिसेप्टर्स हैं वो रेनल आर्टरी में प्रेजेंट होता है, तो ये वैसोडाइलेशन काज करते हैं। ऑलरेडी एक जो बीपी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज है, तो यहाँ पे हम लोग जो फेनोल डोपाम है उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे बिकॉज ये बीपी को और भी ज़्यादा डिक्रीज कर देगा।